हेलो क्यूटी स्नेहा। आप जैसे कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, पता पता चल ही गया होगा कि इस वीडियो में क्या बताने वाली हूँ। इस वीडियो में मैं बेसिकली ये वीडियो मैंने उनके लिए बनाया जो कैंडिडेट कंफ्यूज हो रहे हैं कि सिलेबस तो इतना सारा है जो नॉन सीयूटी यूनिवर्सिटी है, जो सीयूटी के अंतर्गत नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल हमारा महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ हो गया, या फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी हो गया, जामिया हो गया, जे कॉलेज ऑफ आर्ट मुंबई हो गया, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कोलकाता हो गया, जिसमें थ्योरी का एग्जाम अलग से जाके देना पड़ता है जो कि सीयूटी में नहीं आता है। और उसका सिलेबस क्या है, इसी को लेके बहुत सारे बीएफए के कैंडिडेट कंफ्यूज रहते हैं, जिनके कारण उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, फिर उन्हें ड्रॉप लेके तैयारी करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ आपको सेवियर, आप मुझे एक अपना सेवियर समझ सकते हैं, जहाँ पे मैं आपको प्रोटेक्ट करने आई हूँ, सो दैट आप एक बारी में एग्जाम क्रैक कर सकें विद द हेल्प ऑफ माई गाइडेंस। यहाँ पे मैंने आपसे जैसे कि प्रॉमिस किया है कि इस चैनल पे हमेशा आपको गाइडेंस मिलेगी, प्रॉपर स्ट्रक्चर मिलेगा, एंड मैं आपके एंड तक साथ दूंगी। मेरी रिक्वेस्ट आप लोग से एक ही है कि जितने भी लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे फैमिली का मेंबर पार्ट बन जाइए और मेरा साथ दीजिए। ऐसे ही मैं आपका भी गाइडेंस देती रहूंगी और आपका साथ दूंगी टिल द एंड ऑफ एडमिशन, जब तक आपको ड्रीम यूनिवर्सिटी ना मिल जाए। महात्मा गांधी का मे भी अभी श्योर नहीं हूँ कि वहाँ पे थ्योरी पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको प्रोटेक्शन के लिए, आपको मतलब बैकअप के लिए, कि आपको कोई अगर अचानक से प्रॉब्लम आए तो आप उसको आराम से फेस कर पाए, उसके लिए मैं ये वीडियो लेके आई हूँ। तो मैंने जैसे कि आपको बताया था कमेंट सेक्शन में कि राष्ट्रीय रस्तोगी से जो है बेसिकली क्वेश्चन पूछा जाता है, एंड बीएसयू का जो बैक क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीवाईक्यू, जो बीएसयू में पहले जब सीयूटी नहीं लागू हुआ था उससे पहले थ्योरी का एग्जाम होता था ना बीएसयू में अलग से, तो उसका जो बैक क्वेश्चन है वो सारा आप सॉल्व कर लेना। आप आराम से जो है वो गूगल पे ढूंढेंगे, लिखोगे बैक क्वेश्चन बीएसयू का, बीएफए के रिलेटेड, आपको वो सारे पीडीएफ मिल जाएंगे, आपको क्वेश्चन पूरा मिल जाएगा, वो सॉल्व करना है। प्लस जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ चैप्टर राशि रस्तोगी का कॉन्सेप्ट, प्लस ये टॉपिक बताने जा रही हूँ नेम टॉपिक का, और चैप्टर नेम ये बताने जा रही हूँ। अगर आपने इतना कर लिया ना तो आपका सिलेक्शन 100% गारंटी है, इस बात की गारंटी मैं ले रही हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ कि राशि रस्तोगी में सबसे पहले क्या करना है आपको। राशि रस्तोगी में 3 चैप्टर ऐसे हैं जो पूरे पूरे पढ़ने पड़ेंगे गाइस। करंट अफेयर भी पूछा जाता है, 4-5 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर पूछा जाता है नॉर्मली, बेसिकली आप पढ़ते होंगे ना, जो नॉर्मल कॉमन सेंस वाला करंट अफेयर होता है वो पूछा जाता है वहाँ पे थ्योरी में, 4-5 क्वेश्चन मैक्सिमम आता है वहाँ पे। और प्लस बाकी फाइन आर्ट का क्वेश्चन आता है, चित्रकला के रिलेटेड आता है, जितना भी चित्रकला के रिलेटेड, जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता हो गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, या फिर आधुनिक कला की चित्रकला, ये जो है राष्ट्रीय रस्तोगी में चैप्टर नंबर 11 है, आपको दिखेगा पेज नंबर 131 टू 170। ये चैप्टर जरूर करना। भारतीय भारतीय स्थापत्य एवं वास्तुकला, ये जो है 171 टू 196 पेज नंबर पे राष्ट्रीय रस्तोगी। जिसने नहीं खरीदा है, मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ राष्ट्रीय रस्तोगी का लिंक, आप वहां से जाके खरीद सकते हैं। और ये सब मार्क कर लेना जो मैं आपको बता रही हूँ, और उसको रिवाइज करके चले जाना, बस 2-3 बार ऐसे रिवीजन डेली बेसिस पे करोगे ना तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बहुत सारा चीज मेमोराइज कर लेंगे, क्योंकि वहां पे एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट पूछा जाता है थियरी एग्जाम में, वहां पे आपको अलग से लिखना नहीं पड़ेगा, बस टिक करना है। तो वहां पे टिक करने वाला चीज होता है, तो आप 2-3-4 बार रीड भी कर लोगे ना तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा और वहां पे जाके आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। क्योंकि ये जो नॉन सीयूटी यूनिवर्सिटी का जो थ्योरी एग्जाम होता है ना, वो सीयूटी की तरह हार्ड नहीं होता, इतना घुमा फिरा के पूरा एकदम मतलब कॉमन सेंस की हम यूज ही ना कर पाए, उतना ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछते हैं वो लोग, वो नॉर्मल क्वेश्चन पूछते हैं जो पहले से चलता आ रहा है वैसे ही चलता आ रहेगा। और यहाँ पे सबसे खासियत बात ये होती है कि पीवाईक्यू ज्यादा रिपीट होता है। पीवाईक्यू जरूर करना, पीवाईक्यू जो मैं एक यूनिवर्सिटी का अपना पीवाईक्यू तो करोगे ही करोगे, साथ में बीएचयू का बैकअप क्वेश्चन भी कर लेना जो पूछा गया है वहां पे, बीएचयू में जो पहले पूछा जाता था वहां पे उसका बैक क्वेश्चन जरूर करना। और सबसे मेन चीज की राष्ट्रीय रस्तोगी में हर चैप्टर के बाद ना वो है क्वेश्चन है और आंसर है, जो को हम बैक एक्सरसाइज बोलते हैं, उसको सॉल्व जरूर करना, वहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। उसको मतलब आपको ना एक ये समझ लीजिए कि आपको याद नहीं करना है, कुछ भी याद नहीं करना, बस डेली बेसिस पे रिवीजन करना, रीडिंग करना,
समझना है, रीडिंग करना है, समझना है, रीडिंग करना है। निमोनिक आपको पता होगा, निमोनिक के थ्रू आप दिमाग में बहुत लॉन्ग टर्म तक मेमोराइज करके रख सकते हैं जो भी आप पढ़ रहे हैं। अगर आपने ये मेरी बात मान ली ना, तो लखनऊ यूनिवर्सिटी हो या महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ हो, आपका सिलेक्शन पक्का है। तो मैं आपको बताती हूँ कि चैप्टर क्या क्या करना था। जैसे आधुनिक कला की चित्रकला, जो कि चैप्टर नंबर 11 है काशी रस्तोगी में। चैप्टर नंबर 12 भारतीय स्थापत्य एवं वास्तुकला, ये भी करना है। भारतीय कला से संबंधित विभिन्न तथ्य, तथ्य का मतलब होता है कॉम्पोनेंट्स, ये जरूर कर लेना। ये तीनों चैप्टर पूरा पूरा पढ़ना है, ठीक है। अब स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर हैं, जैसे चैप्टर 1 हो गया, चैप्टर 2, 3, 4, 5, पूरा पूरा नहीं करना, इसमें से कुछ मैं टॉपिक बता रही हूँ और ओरली आपको टॉपिक बता रही हूँ, उसको आप नोट कर लेना या टिक कर देना बुक में, उसको पढ़ लेना। उसी चैप्टर में से कुछ कुछ टॉपिक जो है पूछा जाता है, उस टॉपिक को ऐसे टिक कर लेना। इंडेक्स होगा राशि रस्तोगी का, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे इंडेक्स दिख रहा होगा, वहां पे आपको ऐसे मिल जाएगा, उसमें ऐसे ऐसे टिक कर लेना जो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। पहला आता है हमारा भारतीय कला एवं कलागत तत्व, जो कि चैप्टर नंबर 1 है। इसमें पहला जो है, ये तो कला का अर्थ है, ये तो नॉर्मल रीडिंग वाला क्वेश्चन है, आप वो नॉर्मल रीड करो तो हो जाएगा। जैसे किसी के कार्य को पूरी कुशलता या निपुणता से संपन्न करना कला कहलाता है, जैसे मूर्ति बनाना, चित्र बनाना, भवन या मंदिर बनाना, गीत, चित्र या गाना, काव्य रचना आदि आदि। गीत गाना कला तभी कहा जाएगा जब गीत सुमधुर और लय ताल के साथ गाया जाए। इसी प्रकार काव्य, नाटक, चित्र, मूर्ति आदि कला की परिधि में तभी आएगी जब उसमें अर्थ, रस, भाव और रूप की सुंदर निष्पत्ति हो। इसका मतलब मैं ये बोलना चाह रही हूँ ना, आपको यही कहना चाह रही हूँ, आप नॉर्मल रीड कर लेना उसको, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कला का अर्थ इंपॉर्टेंट नहीं है जो इसमें टॉपिक है इस चैप्टर में। कला की परिभाषा ये जरूर कर लेना गाइस, इसमें से पूछा जा सकता है। जैसे प्लेटो के अनुसार कला की परिभाषा क्या है, एमसीक्यू में आएगा, आपको टिक करना है। तो प्लेटो के अनुसार जो कला की परिभाषा है वो है, कला सत्य की अनुकृति है। ऐसे टाइप का एमसीक्यू में आएगा, आप ऐसे टिक कर लोगे तो हो जाए। अब कुछ कैंडिडेट परेशान हो रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि मैं तो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है, मुझे हिंदी समझ नहीं आता है। तो आप एक काम करना, राशि रस्तोगी का बुक मंगाना, उसको इंग्लिश में कन्वर्जन करना, इंग्लिश में कन्वर्जन करने के बाद पीडीएफ बना लेना सबका, ठीक है। पीडीएफ बनाने में उसी टाइम पे टिक कर देना और उसी को डेली बेसिस पे रिवाइज करना, आपका हो जाएगा। क्योंकि एक्चुअली ना गाइस, प्रॉब्लम ये है ना कि राशि रस्तोगी में इंग्लिश मीडियम का कुछ भी नहीं आता, वो सिर्फ हिंदी में ही अवेलेबल है, जिसके कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है इंग्लिश वाले कैंडिडेट को। तो जैसे मैंने आपको गाइडेंस दिया है उसी के हिसाब से चलोगे तो आप अपना ड्रीम जरूर पाओगे, अपना ड्रीम यूनिवर्सिटी जरूर पाओगे। अब है दूसरा, कला का वर्गीकरण, ये भी जरूर करना। जो तीसरा है कला के प्रकार, ये कर लेना, टिक करते जाओ जो मैं आपको बोलते जा रही हूँ। कला के अंग भेद, ये जरूर करना। एंड कला के तत्व, तत्व मैंने आपको बताया था कॉम्पोनेंट्स को बोलते हैं। इसके बाद है वर्ण भेद, मतलब जो कलर की प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर, टर्शियरी कलर, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जरूर इंपॉर्टेंट, बहुत टॉपिक है ये, जरूर आता है यहाँ से क्वेश्चन। अब इसमें जो है कला की दृष्टि से रस 8 प्रकार के होते हैं, पर 9 रसों का वर्णन किया गया है, जैसे श्रृंगार, रति, श्याम, हास्य, हास्यश्रेत, कानून, शौक, कला, वीर, उत्साह, नारंगी, यहाँ से पूछा जा सकता है। अब जैसे पूछेंगे कि भावों का घनिष्ठ संबंध किससे है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एमसीक्यू में, तो आप लिखेंगे रस से, ओके, ऐसे ही करना आपको। अब है प्रमाण की दृष्टि से कला आचार्यों ने मानव के 5 रूप बताए हैं। अब ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है आपसे कि कौन से 5 रूप बताए हैं, इनमें से टिक करिए, और कौन से रूप नहीं है इसमें से उस पर टिक करिए, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो आप याद रखना। उसके बाद है माध्यम एवं प्राविधियां, जो कि हम वाटर कलर, जो कलर मीडियम नहीं होता उसको हम माध्यम एवं प्राविधियां बोलते हैं। इंग्लिश में जैसे वाटर कलर बोलते हैं और हिंदी में जल रंग बोलते हैं। तेल रंग ऑयल कलर को बोलते हैं। देन उसके बाद आता है हमारा, ये सब पढ़ लेना जो मैं आपको सारी बातें बता रही हूँ, इतना ही है। चैप्टर 1 से बस इतना करना। अब मैं चैप्टर 2 का बताती हूँ क्या है। चैप्टर 2 का नाम है प्रागैतिहासिक कला की चित्रकला। उसको हम प्राचीन भारत का इतिहास भी बोल सकते हैं। चैप्टर नंबर 2। अब इसमें आपको पता है क्या पढ़ना है,
आपको पढ़ना है कि इतिहास के 3 भागों में बाँटा गया है। इतिहास को आपको पता है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, जनरल अवेयरनेस जो कि स्टैटिस्टिक्स में पूछा जाता है। स्टैटिक में आता है ये, पूछते हैं कि प्राचीन भारत के इतिहास को कितने भागों में बाँटा गया है, इनमें से कौन-सा नहीं है? तो इसको टिक करके आओगे वहाँ पे। आपको रिवाइज़ नहीं, आप बस नॉर्मल डिवीज़न भी करोगे ना, हो जाएगा, याद करने की ज़रूरत नहीं है। पहला है प्री हिस्टोरिक पीरियड, जिसको हम प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं। और सेकंड है हमारा टॉपिक, मार्क करते जाओ गाइस, बोलते जा रही हूँ मैं, ठीक है, मार्क करते जाओ। उसके बाद हमारा बस इतना ही है। प्रागैतिहासिक में आप ये प्री हिस्टोरिक पीरियड वाला पढ़ लोगे ना तो हो जाएगा इसमें, जैसे इसमें ये सब आता है। अब जैसे प्री हिस्टोरिक पीरियड मैंने को बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं, सॉरी। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड को हम बोलते हैं आग ऐतिहासिक काल, जिसमें सिंधु सभ्यता की बात होती है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात होती है। हिस्टोरिक पीरियड में ऐतिहासिक काल बोलते हैं, जिसमें प्राचीन भारत, मध्यकालीन प्लस आधुनिक भारत तीनों आता है। याद रखना आप लोग। इसमें से जो है आपसे नॉर्मल डिवीजन करने वाला चीज है, मतलब रीड करना है इसको। पैराग्राफ में पूर्व पाषाण युग या फिर मध्य पाषाण युग या फिर नव पाषाण काल, ये सब पूछा जा सकता है। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, इसमें पूछेंगे कि गुफा जो है वो कौन से स्थान पे है और कौन से ईयर में ये खोज किया गया था। गुफा केव बोलते हैं इंग्लिश में, केव। और स्थान मतलब प्लेस, पता है आपको, और खोज मतलब डिस्कवर, डिस्कवर कब किया गया था। जैसे है अल्टमीरा गुफा, ये कहाँ पे है, स्पेन में। ये सब पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। गुफा, स्थान और खोज वाला। एंड देन के बाद पढ़ना जानवर के चित्र, उसमें होगा टॉपिक में, चैप्टर नंबर 2 खोलोगे, इसमें जानवर के चित्र प्लस स्थान, ये दोनों दिया हुआ होगा। घायल सुअर का चित्र, मतलब जो वो घायल हो जाते हैं ना पिग वगैरह, जो उसका चित्र जो है वो कहाँ पे बनाया गया है, कौन से स्थान पे बनाया गया है, वो पूछ सकते हैं। जैसे भलदारिया, भलदारिया में घायल सुअर का चित्र बनाया गया है। अब जैसे है बारह सिंह का आखेट का चित्र कौन बनाया है, मतलब कौन बना, कौन से स्थान पे बनाया गया है, तो आप उसको बोलेंगे लुखनिया जगह पे बनाया गया है। शाही के आखेट का चित्र, ये चित्र कहाँ बनाया गया है, चोर हो घाट। हाथी का शिकार चित्र लिखुनिया। हाथी पर चढ़े आखेट का चित्र होशंगाबाद। इसके बाद है जंगली भैंसों का चित्र, जो बुल वगैरह होते हैं उनका चित्र कहाँ बनाया गया है, ये भी वही है, होशंगाबाद में बनाया गया है। जगत प्रसिद्ध ऊंट का चित्र, कैमल का चित्र कहाँ बनाया गया है, मटर हरिया में बनाया गया है, सॉरी मर हरिया में बनाया गया है। गैंडे का आखेट, गैंडे मतलब जो राइनोसिरोस होते हैं ना, उसका चित्र कहाँ बनाया गया है, आखेट का घोर मंगर में बनाया गया है। और पहिएदार गाड़ी का चित्र, जो कार होता है, उसका चित्र कहाँ बनाया गया है, बीड़म में बनाया गया है। ये पढ़ लेना जरूर, यहाँ से जरूर क्वेश्चन आएगा। और एक क्वेश्चन, और इसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्रागैतिहासिक काल के चित्र में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के मिले हैं, तो बोलना आखेट के चित्र। प्रागैतिहासिक काल के चित्र का विषय क्या था, आखेट, याद रखना। ये सब पूछे जा सकते हैं, आपसे पूछेंगे। और हाँ, वो उस पे भी क्वेश्चन आता है, क्या बोलते हैं, फ्रेस्को शेको, फ्रेस्को ब्यूनो। इसमें फ्रेस्को शेको का मतलब होता है कि जब हम ड्राई वॉल के ऊपर पेंटिंग करते हैं, ये वाला क्वेश्चन आएगा। और इसमें पूछेंगे कि दोनों में से जो है लॉन्ग टर्म तक कौन सा चलेगा, तो आप बोलोगे फ्रेस्को ब्यूनो। फ्रेस्को ब्यूनो जो है, उसका जो पेंटिंग है बहुत लॉन्ग टर्म तक चलती है, उसकी सेल्फ लाइफ बहुत ज्यादा है। अगर हम ड्राई वाले पे करते हैं ना तो उसकी सेल्फ लाइफ कम है। और जो फ्रेस्को ब्रूनो है वो गीले वॉल पे पेंटिंग किया जाता है, गीले दीवार पे, उसको हम फ्रेस्को ब्रूनो बोलते हैं। ये भी याद रखना, पूछा जा सकता है। और एक क्वेश्चन कलर से ये पूछा जाएगा ना कि सबसे डार्क कलर कौन सा है पूरे हमारे कलर्स में, जितनी भी ऑल ओवर कलर्स है हमारे पास, उसमें से सबसे डार्क कलर किसको माना जाता है और सबसे लाइट कलर किसको माना जाता है। तो सबसे डार्क कलर लाल रंग है, हमारा रेड कलर है, और सबसे लाइट कलर जो है हमारा पर्पल है। याद रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है आपका। और जैसे एक क्वेश्चन आ सकता है आपका कि विश्व का सर्वाधिक प्राचीन ऐतिहासिक चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है, ये पूछ सकते हैं आपसे वो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में। अल्तमीरा गुफा से, एंड जो कि स्पेन में है, वहां पे अवेलेबल है। एंड देन आप बात करते हैं अल्तमीरा का विषय क्या था, विषय मतलब सब्जेक्ट क्या था, आखेट। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये वाला चैप्टर 2 मैंने जो बताया है आप प्लीज पढ़ लेना, बस रिवाइज करना, याद कुछ मत करना गाइस। यहाँ पे डेट वगैरह ज्यादा नहीं पूछते हैं, ये इसकी खासियत है कि डेट ज्यादा वहां पे नहीं पूछते हैं, वहां पे नॉर्मल एक चीजें पूछी जाती है, नॉर्मल
कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन जो होते हैं आप इसको रीड करके भी जाओगे ना, 3-4 बार रीड कर लोगे, डेली बेसिस पे रीड करोगे ना तो अपने आप याद हो जाएगा। इस चीज की खासियत है। अब आते हैं चैप्टर नंबर 3, सिंधु घाटी की सभ्यता, दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसमें मैं बताती हूँ कि क्या क्या टॉपिक पूछ सकते हैं वहां पे, आप इसको मार्क करो बुक में। अब देखो इसमें से मैं कुछ डेट बता रही हूँ, आप प्लीज वो याद रखना, डेट पूछ सकते हैं इसमें से, क्योंकि इसमें मेन है डेट, यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन का मेन है। अब देखो यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसलिए ये सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, और इसकी सबसे पहली जानकारी हड़प्पा की खुदाई से हुई थी, इसलिए ये हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। चार्ल्स मैनसन ने सर्वप्रथम 1826 में इसकी जानकारी दी। सबसे पहला ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, कौन से इंसान ने सर्वप्रथम सबसे पहले इस चीज की जानकारी दी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो उसका नाम है चार्ल्स मैनसन। मतलब उसकी खोज किया था उन्होंने, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बताया था कि हिस्टोरिक थे वो लोग, वो होता नहीं है लोग कुछ आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, ढूंढते हैं हिस्टोरिक चीजें उन्हें पसंद होती है तो वो सब बताते हैं, खोज करके निकालते हैं। वैसे ही चार्ल्स मैनसन थे, उन्होंने 1826 में सबसे पहले इसकी जानकारी दी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। याद रखना डेट और उस इंसान का नाम। और एक और इम्पोर्टेंट लाइन बता रही हूँ इसका, आप एक बार सुन लो ध्यान से और इसको मार्क भी कर लो बुक में अगर है तो। 1921 में तत्कालीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल, याद रखना सर जॉन मार्शल के निर्देशन में ये राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किया। ये पॉइंट पढ़ लेना, यहाँ से भी एमसीक्यू बन सकता है आपका। बस यही डेट था इसमें, और मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देती हूँ, मार्क कर लो आप लोग। अब इसमें पूछेंगे कि एमसीक्यू में सिंधु घाटी सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया, ये तो पता है आपको, वहां से पूछ सकते हैं कि कौन से कितने भागों में बांटा गया था। अब जैसे इसमें से ये पूछेंगे सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध है, किस लिए फेमस है, तो आप बोलेंगे वास्तुकला के लिए। ये क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में। मुहरों पर पशुपति शिव का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो बोलोगे मोहनजोदड़ो से। ठीक है, इसके बाद आएगा सिंधु घाटी सभ्यता को और किस सभ्यता के नाम से जानते हैं, तो आप बोलेंगे मृण पात्रों की सभ्यता या पकाई गई मिट्टी के बर्तनों की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। वहां पे मिट्टी का बर्तन ज्यादा यूज होता था ना इंडस वैली सिविलाइजेशन में, इसलिए। अब इसके बाद आता है कि मिट्टी के बर्तन की कला को क्या कहते हैं, सिंधु घाटी कला। ये सब मैं टॉपिक आपको बस बता दे रही हूँ, अगर आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल्स में चाहिए कि मैं आपको हर चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊं, तो आप मेरे को कमेंट डाउन करके पूछ सकते हैं, वहां पे मैं जरूर बताऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। हर एक चैप्टर का एक वीडियो लाऊंगी एंड देन का इंपॉर्टेंट मार्क कराऊंगी आपको। अभी मेरे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपको टॉपिक बस बता दे रही हूँ, डिटेल्स में घुस के नहीं। अब चैप्टर नंबर 4 है भारत की चित्रकला के प्रमुख केंद्र। अब जैसे मार्क कर लो, जोगीमरा गुफा, ये इंपॉर्टेंट है। जोगीमरा गुफा, बाघ वाला गुफा हो गया, बादमी गुफा हो गया, देन चिगरिया गुफा हो गया, एंड एलिफेंट गुफा, केव बोलते हैं गुफा को, इंग्लिश में केव बोलते हैं। चिंतन वासल गुफा हो गया, एंड एलोरा, एंड देन अजंता गुफा, अजंता केव। और उसके बाद आता है हमारा एक और, बस उसके इतना ही है। प्रमुख घटनाएं सुन लीजिए, यहाँ से क्या पूछ सकते हैं। महाभिनिष्क्रमण को हम क्या कहते हैं, ग्रह त्याग कहते हैं। ठीक है, आप याद रखना। महापरिनिर्वाण को क्या कहते हैं, मृत्यु को कहते हैं। हम महापरिनिर्वाण किसको बोलते हैं, मृत्यु को कहते हैं। और उपदेश देने वालों को हम क्या कहते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन। ये पूछ सकते हैं आप, ये भी याद रखना, इसमें बुक में होगा, आप मार्क कर लीजिए। अब आते हैं चैप्टर नंबर 5, मध्यकालीन चित्रकला। एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मध्यकाल को कौन से भागों में विभाजित किया गया है। फिर पूछेंगे पॉल शैली क्या क्या है। 730 से लेकर 1197 के बीच का जो ईयर था, इसमें पॉल शैली का टाइम था, पॉल शैली का पीरियड था। उसके बाद आएगा जैन शैली, मतलब स्कूल ऑफ पेंटिंग, जैन स्कूल ऑफ पेंटिंग आपने सुना होगा, एनसीईआरटी बुक में भी है ये, फाइन आर्ट की एनसीईआरटी बुक। अब इसके बाद आएगा बौद्ध धर्म के ऊपर, ये पढ़ लेना, एंड बौद्ध संगतिया एंड जैन संगतिया, ये पढ़ लेना, बस इसमें ये पढ़ लेना। अब आते हैं चैप्टर नंबर 6, दक्षिण शैली, यानी कि डेक्कनी स्कूल ऑफ पेंटिंग इंग्लिश में बोलते हैं। तो इसमें आप जो है दक्षिण शैली पढ़ लेंगे। दक्षिण शैली में जो कि आपको पता है 16 to 19 सेंचुरी तक चला था। बीजापुर है इसमें इम्पोर्टेंट, गोलकोंडा, सॉरी इंग्लिश में गोलकोंडा, हिंदी में गोलकुंडा बोलते हैं। इसके बाद है अहमदनगर,
उसके बाद हैदराबाद, ये सब पढ़ लेना बस। इसमें ये पढ़ लेना, पूरा पूरा टॉपिक पढ़ लेना, ठीक है। अब आते हैं मुगल चित्रकला पे। मुगल चित्रकला को हम मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग भी बोलते हैं। मुगल चित्रकला में आपको पता है 1556 टू 1707 तक टाइम पीरियड चला था। 16 टू 19 सेंचुरी डायरेक्ट बोलते हैं, ये मैं डिटेलिंग में डेट बता रही थी। उसके बाद आता है प्रारंभिक मुगल चित्रकला, जो कि फेमस है, जैसे बाबर हो गया, हुमायूं हो गया, ये सब पढ़ लेना। अकबर का पढ़ लेना, जहांगीर का पढ़ लेना, शाहजहां का पढ़ लेना। और मुगल शैली में चित्र बनाने का और रंग भरने की प्रक्रिया क्या क्या होती थी, क्या क्या प्रोसीजर होता था, ये पढ़ लेना आप लोग। और उसके बाद बाबर का टाइम पीरियड, हुमायूं का टाइम पीरियड, जैसे मैंने आपको बताया अकबर का टाइम पीरियड, कब तक उन्होंने रूल किया था, शासन किया था, ये पढ़ लेना। और जहांगीर का टाइम पीरियड और उनका टाइम जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, ये सब पढ़ लेना पूरा। और उन्होंने क्या क्या किया, उनके टाइम पीरियड में क्या क्या हुआ, शाहजहां का पढ़ लेना, बस इतना, ठीक है। अगर गाइज आप बोलोगे ना एक एक टॉपिक के अंदर क्या क्या पढ़ना है, हर एक चैप्टर का मैं वीडियो लाऊंगी। अगर आप लोग रिक्वेस्ट करोगे और मेरी वीडियो को हाइप करोगे, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करोगे, लाइक करोगे, मैं तो जरूर वीडियो लाऊंगी। मैं आपके लिए, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। मुगल चित्रकला तक बता दिया है चैप्टर, और रीड कर लेना। एक कुछ 3 चैप्टर और है, जैसे ये हो गया हमारा राजस्थानी वाला पहाड़ी शैली, नंबर 10 भी दिख रहा होगा, वो भी पढ़ लेना। उसमें से जो है मॉडर्न आर्ट पीरियड में जो जो आर्टिस्ट है उनके नाम पूछे जा सकते हैं, क्योंकि मॉडर्न पीरियड के हैं, अभी अभी रिसेंटली हुआ है, तो वहां से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बस आपको पढ़ना है गाइस, याद नहीं करना, नॉर्मल पढ़ना है, क्योंकि ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। और बीएसयू का बैक क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। और जामिया वगैरह जो भी जो नॉन सीयूटी में आते हैं कॉलेज, उनका पीवाईक्यू सॉल्व कर लेना, हो जाएगा आपका तैयारी, थ्योरी डन हो जाएगा। और रही बात आपको डिटेल्स में वीडियो चाहिए कि हर एक चैप्टर का मैं टॉपिक भी बताऊं, टॉपिक के अंदर जो टॉपिक है, जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट, अगर आपके उसके ऊपर वीडियो चाहिए तो प्लीज आपको मेरे को सपोर्ट करना पड़ेगा, फिर मैं आपके लिए, आपको भी मैं सपोर्ट करूंगी और आपको गाइडेंस दूंगी और ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुंचाऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय क्यूटी।